तो वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले की वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि ये हैं मिस पेनू कुमारी और ये साइकोलॉजिस्ट हैं। और आज हम इनसे वार्तालाप करने वाले हैं और आज हम जानेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हम लोग का जो सवाल होगा, जो सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे, वो है कि कोई भी साइकोलॉजिस्ट अगर स्टार्ट करने वाला है, अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहता है, काउंसलिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो उसका कैसा होना चाहिए, काउंसलिंग कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला वही हम लोग देखने वाले हैं कि सेटिंग क्या हुआ, ये सब। फिर बाकी बीमारियों के बारे में जानेंगे, कैसे पेशेंट के साथ डील करते हैं, किस तरह के पेशेंट आते हैं। तो पूरी एक जर्नी जो होती है एक साइकोलॉजिस्ट की कैसी होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो स्वागत करते हैं मिस पेनी कुमारी थैंक का। यू सो मच सर। हम्म। सो जैसे कि आपको सर ने बताया, मैं पीनू कुमारी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आर से रजिस्टर्ड। सो आपके कुछ क्वेश्चंस भी थे पहले वाले वीडियो में, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वाली वीडियो में उन चीज़ों को कंप्लीट करें। और जैसे कि सर ने बोला कि काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, देयर इज थ्री थिंग्स। सो पहले तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी की। और पीजीडीसी सर ने किया हुआ है काउंसलर के लिए, करियर काउंसलर के लिए। जैसे आप स्कूल्स में जाते हैं तो उसके लिए आपको यूज़ कर सकते हो उसको बहुत ईजीली से। और जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप हो रहा है साइकोलॉजिस्ट का। लोग कुछ लोग अपना क्लिनिक ओपन भी करते हैं साइकोलॉजी करने के बाद, लेकिन मीनवाइल कोई आपके पास लाइसेंस नहीं है, कहीं ना कहीं आपको वो बैरियर आ ही जाता है, रुकावट आ ही जाती है काम करने में। क्योंकि एक लाइसेंस होल्डर और जिसके पास लाइसेंस नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप काउंसलिंग कर सकते हैं, थेरेपी भी दे सकते हैं, लेकिन आप डायग्नोज नहीं कर सकते हो पेशेंट को, किसी को। आप एमफिल करते हो, पीडीसीपी करते हैं, एंड साइकेट्री डिपार्टमेंट का। तो उसमें आपको थेरेपी प्रॉपर वे में सिखाई जाती है। एमफिल में भी 2 साल का कोर्स होता है और साइकेट्री पढ़ाई जाती है। डायग्नोज करना बताया जाता है, किस टाइप से आप डायग्नोज करेंगे पेशेंट को। लेकिन साथ में पीडीसीपी में भी सेम चीज़ होती है, वो भी ट्रेनिंग कोर्स होता है। आपको 4 दिन प्रैक्टिस होती है हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट एनजीओज में, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसमें पीडीसीपी में आप रिसर्च वर्क नहीं करते। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एमफिल एंड पीडीसीपी। आपको इसमें वो दोनों की कैटेगरीज एक जैसी हैं। आप क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, आप आर से रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के थ्रू, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको लाइसेंस मिला हुआ है। तो आप अपना सेटअप भी डाल सकते हैं, काउंसलिंग भी कीजिए, थेरेपी भी कीजिए, पेशेंट को देखिए, क्लाइंट्स को देखिए, और साथ में डायग्नोज कीजिए। एडीएसडी के पेशेंट्स हैं, जो बच्चे होते हैं, स्लो लर्नर, इसमें कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि एज ग्रुप का। जैसे आपने देखा हुआ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, ठीक है। एंड साथ में बीएड और एमएड करने के बाद भी लाइसेंस मिल जाता है स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं। अच्छा, बीएड जो आरसीआई कोर्स वाला रजिस्टर्ड कोर्स करते हैं तो हमें लाइसेंस मिल जाता है, तब हम हाँ, लोग वहाँ पर कर लाइसेंस सकते हैं। लाइसेंस मिल जाता है आपको। लेकिन आपको एक थेरेपी सेशंस, ये सारा चीज अलग होता है, वो स्पेशल केसेस के लिए। जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, बताया आपको, एडीएस या साइबर पाल्सी हो गया, जिसमें भी स्पेशल केसेस होते हैं जिसको डिसेबिलिटी बोला जाता है। बट उन बच्चों को डिसेबिलिटी ना कह के उनको स्पेशल बच्चे बोले जाते हैं, स्पेशल चिल्ड्रंस। तो उसमें भी आपको लाइसेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, आरसे लाइसेंस होता है। तो आप और साइडी करने के बाद भी आपको लाइसेंस मिलता है, और उसमें भी आप अपना स्टार्टअप सब चीज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों को क्लिनिकल सेटअप में जाना है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर द 2 years, गो फॉर द 1 year कोर्स, एंड यू हैव टू बी अर्न लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, बहुत चीज़ें आप लर्न भी करोगे, एंड अर्निंग भी पर्पस आपका अच्छा रहेगा। तो दैट इज द ओनली। एंड साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करते हैं, यू बेटर नो, बट समवेयर दे हैव सम इश्यूज, कहीं ना कहीं। जैसे DSM-5 पढ़ते हैं हम लोग, और DSM-5 हो गया, साइकेट्री हो गया, थोड़ा थोड़ा उसमें, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाते। क्योंकि इसमें MA जब करते हैं आप,
तो लाइक आप डिस्टेंस थ्रू कर रहे हैं, इग्नोर से कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, आप कॉलेजेस नहीं जा रहे हैं, तो इतनी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाती है रेदर देन द कि आपको लाइसेंस मिल जाए। हाँ, साइकोलॉजिस्ट करने के बाद जब आप मास्टर्स कंप्लीट करते हैं तो देन यू विल गेट अ काउंसिल ऑफ काउंसिल इंडिया वाला लाइसेंस, उधर से आपको लाइसेंस मिल जाएगा काउंसलिंग करने के लिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द। तो मैम कुछ कोर्सेज जैसे कि क्या हम लोग जानते हैं क्लिनिकल के कोर्सेज हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आता है, फिर काउंसलिंग आती हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आता है, और हम लोग का रिहेबिलिटेशन वाले आते हैं। Right. तो रिहेबिलिटेशन ये सब जो हुआ तो वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, क्योंकि कुछ बच्चों को सवाल होता है कि इन सब में क्या है, तो क्लिनिकल करना ज़्यादा बेटर होगा या फिर चाइल्ड वाला या फिर कैसा है, तो फिर क्या उसमें होगा? देखिए, आप जब ना रिहैबिलिटेशन फर्स्ट हम लेते हैं पॉइंट रिहैबिलिटेशन वाला, बीएड और एमएड करके जो लोग करते हैं, एमआरआई वाले मेंटल रिटार्डेशन जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज कहा जाता है, ठीक है, साइबर पाल्सी ऑलरेडी भी डिस्कस, एडीएसडी वाले हो गए, डाउन सिंड्रोम हो गए, स्लो लर्नर्स हो गए, जो बच्चे पढ़ने में जिनकी आईक्यू असेसमेंट्स होते हैं वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है, ठीक है। तो आप रिहैबिलिटेशन वाले आ गए, वो बीएड और एमएड करने के बाद हाँ आपको मिला वहाँ से आरसे लाइसेंस। बट फिर उसके बाद आपने बोला एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का क्या होता है, उधर उसको भी आरसे मिलता है, बट मेन थिंग इज दैट कि वो सिर्फ चाइल्ड के ऊपर ही काम करेंगे, जो आपको बताया ना एडीएसडी ये वाले, वो सिर्फ चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है पेडिट्रिशियन, तो वो बच्चों के ऊपर ही काम करता है, तो ऐसे ही चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट वो बच्चों के ऊपर ही काम करेगा, बड़े लोगों के ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि he or she have only the license of the child psychologist। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मेन चीज अप टू द एज ऑफ फर्स्ट, 1 साल से लेके जब तक आप अलाइव होते हो, आप सारे टाइप के कैटेगरीज को डील करते हो, ठीक है। उसमें आपकी कैटेगरी नहीं कि लाइक आपको एडल्ट देखने हैं, ओल्ड नहीं देखने हैं, बच्चे देखने हैं, लाइक आप कहीं बंधे हुए नहीं हो, आप सभी टाइप के डिसऑर्डर्स डील करोगे, डिफरेंट वर्कशॉप कंडक्ट करोगे। तो लाइक उसमें एक अम्ब्रेला जैसा होता है, उसकी स्टिक्स होती हैं, तो उस टाइप से है, बहुत वाइडर स्कोप है। तो लाइक आपको ना जाना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में, क्योंकि साइकेट्रिस्ट के पास सभी टाइप के पेशेंट्स आते हैं, 2 साल का भी आता है, 5 साल का भी आता है, बुजुर्ग भी आते हैं, तो देन दे आर रिकमेंडिंग टू अस फॉर द काउंसलिंग, थेरेपी एंड असेसमेंट कि क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। बट एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रिहैबिलिटेशन उसके आपके थोड़े क्लोज हो जाते हैं, ऑप्शंस ना थोड़े सीमित ही रहेंगे, वाइडर नहीं रहेंगे, ब्रॉड बेस से नहीं रहेगा, तो इसलिए यू हैव टू गो फॉर द क्लिनिकल साइकोलॉजी रेदर देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इफ यू विल गेट द चांस फॉर द कोर्स ऑफ पीडीसीपी और एमफिल और साइटी, so you choose this course rather than the specific। तो ठीक है, यहाँ तक तो बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एक जनरल डाउट जो आता है कि जब आप क्लिनिक खोलते हैं हम लोग, तो क्लिनिक का जो माहौल होता है, जिस रूम में हम लोग क्लिनिक खोलने वाले हैं, जहाँ पेशेंट को डील करना है, उस रूम की सेटिंग कैसी होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे क्योंकि हमें सब्जेक्ट में सिखाया जाता है कि कुछ कलर बेसिस पर कुछ पेशेंट आते हैं, कुछ चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, तो हमें रूम को कैसा रखना चाहिए क्लिनिकल, जब बेसिकली हमारा जो क्लिनिक होता है उसकी सेटिंग कैसी होना चाहिए, वो उसके बारे में कुछ। देखिए, मैंने खुद ने अपना क्लिनिक ओपन किया हुआ है, सो मैं क्लिनिक पे ही बैठी हुई हूँ अभी एट द प्रेजेंट। तो आपका एक सिंपल, सोबर और अट्रैक्टिव रूम होना चाहिए, ज़्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आप दिखा रहे हो, ब्राइटनेस डल भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल कलर आपका, और ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, शार्प चीज़ें नहीं रखनी चाहिए कि कोई पेशेंट होता है डिप्रेशन का, वो उससे हार्म कर दे या कुछ, तो आपको उस स्पेस से सेटअप रखना चाहिए। और इवन जब आप क्लिनिक में हैं तो आपके अपने पास एक पौधा भी रख सकते हो, वो आपको एक एनर्जी वाइब्स जो जनरेट होती हैं एक, और आपका माहौल रूम का, क्लिनिक का कूल एंड काम होना चाहिए, उसमें ऐसी फ्रेगरेंस नहीं होनी चाहिए जिससे पेशेंट को हार्म हो, क्योंकि कुछ लोग को इरिटेशंस होती हैं फ्रेगरेंस से, फ्लावर्स से। आपने फ्लावर्स रखे, किसी का ब्रेकअप हुआ है सपोज,
और आपने फ्लावर्स रखे तो उसका क्या इंडिकेशन आएगा? वो तो गुस्सा हो जाएगा ना उस चीज़ को देखकर। तो नॉर्मल चीज़ें जैसा आपको थोड़ा, बट ध्यान में रखना चाहिए पेशेंट उससे हाइपर ना हो। दिमाग में आपके अपने क्लिनिक को सेटअप करते हुए ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। कर्टेन्स का कलर सिंपल और सोबर होना चाहिए। तो ये कुछ कोटेशंस लगाइए जिससे पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपका क्लिनिक का बना रहे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। तो वही है, कहने का मतलब वही है कि आप जब भी से क्लिनिक खोलते हैं तो कल जो बैकग्राउंड कलर होता है, जो पेंट होता है, उसको उसका स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। ब्राइट कलर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा डल कलर होना चाहिए, डार्क भी नहीं होना चाहिए। राइट। तो वैसा जिससे कि उनका एक पॉजिटिविटी उनके माइंड में आए। तो क्योंकि कलर साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं वर्क करती है। राइट। और जो हम लोग अपने बैकग्राउंड में जो पोस्टर वोस्टर रखते हैं तो उनका भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो क्लाइंट हो वो डाइवर्ट हो जाए और वो उसी पर क्वेश्चन पूछने लगे उल्टा। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो कि चेकअप करवाना ही नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास कुछ बीमारी है ही नहीं। राइट। ना, तो वो ऐसा चाहते थे, इस कारण से हमें सेटिंग सपोज का ध्यान अभी रखना मेरे पड़ेगा। पास ना भी एक पेशेंट आई थी एंड शी हैव अ ब्रेकअप। ठीक है, उसका ब्रेकअप हुआ और मीनवाइल बोलती मुझे फ्लावर्स से एलर्जी है, मेरे सामने फ्लावर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको फ्लावर्स दिए थे। वो मेमोरीज भी इंडिकेट होती है, कहीं ना कहीं रिलेट करता है पेशेंट। तो उसको कुछ कलर से भी एलर्जी हो गई थी। तो इसलिए थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप सेटअप में ये सब चीज़ें तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो पेशेंट है, पेशेंट का पहले हम जो केस हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें सारी जानकारी ले, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक बार जब उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने उसका क्लिनिकल सेटअप करें। क्योंकि सब्जेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाले के साथ क्या हुआ है। तो पहले आप उसको डायग्नोस कर लीजिए और जब केस स्टडी हम लोग करेंगे तो पता चल जाता है कि उसका क्या क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेटिंग में रखेंगे। और जैसा मैम ने बताया कि साफ चीज़ नहीं रखना है, पेन ये सब थोड़ा सा दूर रखने को साफ होता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट एग्रेसिव भी हो जाते हैं। एग्रेसिव हो जाते हैं। राइट। एंड इवन कुछ लोगों को एंग्जाइटी भी स्टार्ट हो जाती है। ओके। सो आई ऑल्सो कीप वाटर। मैं पानी साथ में रखती हूँ जब भी मेरा पेशेंट आता है, टिश्यू पेपर, क्योंकि समटाइम्स द पेशेंट क्राई, उसके इमोशंस बहुत बाहर निकलते हैं। एंड आपको ये ध्यान में रखना चाहिए आपके डोर्स लॉक हो एंड विंडोज ट्रांसपेरेंट हो, जिससे अंदर आप क्या कर रहे हो बाहर वाला देख सके लेकिन सुन ना सके। एंड क्योंकि कुछ लोग जैसे ना विंडो हमने क्लोज होती है, जैसे ये मेरा विंडो है तो ये क्लोज रहती है, तो ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है। सो बट जो पेशेंट के पेरेंट्स या रिलेटिव्स बाहर बैठे हुए हैं वो उधर से देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जब रूम बंद होता है, लॉक होता है, तो थोड़ा नेगेटिव वे में भी लोग ले लेते हैं। इसके लिए जैसे कि फुटस्टेप्स जो हमारे इंक्वायरी होता है मूवी में दिखाते हैं कि डबल साइड जो मिरर होता है वो लगा दिया जाए कि एक साइड से हम लोग पेशेंट के साइड से देखेगा नहीं और वो अपनी इमेज को देखेगा, उस साइड से जो सामने वाला हाँ, बट आपको आवाज नहीं सुनाई देगा कि क्या बातें हो रही हैं क्या तो नहीं। इससे जो उनके साथ पेरेंट्स आएंगे उनको भी वो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सपोज मेरे पास जेंट्स आ रहा है, ठीक है, और मेरा रूम लॉक है और उसके माइंड में जा सकता है ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट कि अंदर लेडी है जो सेशन ले रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, यू गेट माय पॉइंट, कि कहीं टच वच वाला सीन। तो इस वजह से आपको कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए तो अपना भी ख्याल रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी काम करना क्योंकि आपको हार्म ना हो जाए ना, क्योंकि एग्रेसिव हो गया कहीं आपके ऊपर हार्म करके बैकफायर हो गया, तो ये सारी चीजें भी आपको अपना भी सेफ्टी देखनी है पेशेंट के साथ साथ। क्योंकि इफ साइकोटिक पेशेंट कम टू यू, कैटाटोनिया का या किसी का भी स्किज़ोफ्रेनिया है पेशेंट को, डिल्यूजन्स है, वो तो बोलते हैं मैंने नहीं मारा आपको, मेरे बाजू वाले ने मारा। तो ये सारी चीजें हैं।